अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं ज़ीशान अहमद आप सबको एक मरतबा फिर वेलकम कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने फिजिक्स का एमडी-कैट सिलेबस शुरू किया हुआ है। आज का हमारा नया चैप्टर है बेटा, और नया चैप्टर है जो हमारे पास वो है वर्क एंड एनर्जी की जिक्र हमने करना है। चैप्टर अगला चैप्टर है जिसके अंदर हमने किसका जिक्र करना है, वर्क एनर्जी है ये चैप्टर नया आप लोगों का। और इसमें जो जो टॉपिक शामिल हैं जिससे एमसीक्यूज आते रहते हैं एमडी-कैट के अंदर, वो भी हम लोगों ने पढ़नी है बेटा। और उसका जो पहला पहला टॉपिक है जो आप लोगों को दिया गया है वर्क एनर्जी का, लाजमी बात है पहले पहले हमने किसको डिफाइन करना है इसके अंदर बेटा, थोड़ा सा वर्क को हम लोग डिफाइन करेंगे। बेटा लोग जानते हैं वर्क की क्या सिंपल डेफिनेशन क्या करते हो जी, कि वर्क हमारे पास होता है फोर्स होता है और साथ में डिस्प्लेसमेंट होती है, और साथ में कौन सा एंगल जी, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। बेटा अगर आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे याद हो तो ये दर हकीकत में ये जो वर्क है हमारे पास, ये डॉट प्रोडक्ट आ जाया करता था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डॉट को आप हटाते हो क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी वर्क हमारे पास स्केलर होती है, ये डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, जो आप लोगों को बेटा थोड़ा सा पता है। इंशाल्लाह उम्मीद है ये आप लोगों को याद होगा ना कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट असल में क्या चीज होती है जी, ये प्रोडक्ट होते हैं हमारे पास किस किस का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। याद है ना, ये आप लोग ऐसे भी इसे पढ़ चुके थे कि जिसमें हम कहते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होती है या फोर्स होती है, इसे वर्क कब होता है कि जब कभी हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं और वो उसे अपनी जगह से हटा दे, तो तब हम कहते हैं वर्क हुआ। तो उम्मीद है फोर्स जो है उसे ज्यादातर अपनी ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस करती है। अगर बेटा नहीं कर रही तो हमने उनके कंपोनेंट ड्रा करने हैं, और वही कंपोनेंट हैं जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये डॉट प्रोडक्ट में भी मैं थोड़ा सा आपको समझा चुका हूं कि स्केलर बनाना है, सेम डायरेक्शन में करो उनको, डायरेक्शन खत्म हो जाएगी उनके। तो ये हमारे पास वर्क का जनरल फार्मूला है, एफ एस कॉस थीटा या डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास वर्क होता है जी। वर्क की एसआई यूनिट जो है बेटा लोगों के पास, एसआई यूनिट वर्क की जो है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क जो है वो आपके पास है जॉल, साइंटिस्ट के नेम के ऊपर। और जॉल कितने के बराबर है बेटा, आप लोग जानते हैं यहां से न्यूटन मीटर। तो 1 जॉल बराबर होता है जब 1 न्यूटन की फोर्स लगे और 1 मीटर का फासला करा देता है ना। अच्छा अगर आप सीजीएस में जाते हैं बेटा, इन सीजीएस सिस्टम, जिसे आप कभी कभार गाजियन सिस्टम के नाम से याद रखते हैं, गाजियन सिस्टम, तो उसमें यूनिट ऑफ वर्क जो है, यूनिट ऑफ वर्क जो है इज, वो हमारे पास है बेटा लोग अर्ज या अर्ग। और 1 अर्ग कितना होता है, 1 अर्ग बेटा लोग आपके पास हो जाता है, 1 अर्ग हमारे पास हो जाता है कि 1 डायन मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर। डायन फोर्स की यूनिट है, ये जो मैंने डायन लिखा, डायन, डायन यूनिट ऑफ फोर्स है जी, यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम, ये फोर्स की यूनिट है बेटा। किसकी यूनिट है, फोर्स की, फोर्स की। और 1 कितना होता है, कितना होता है, ये मेरे शहजादों 1 न्यूटन होता है 10 की पावर प्लस 5 डायन के, मतलब 1 लाख डायन के। ये हमारे पास इसकी, यहां से अगर आप निकालना चाहेंगे रिलेशन तो वो भी आप निकाल सकते हैं। कैसा रिलेशन आने वाला है डियर स्टूडेंट, अगर आप अर्ज को देखना चाहते हैं जॉल के साथ, तो 1 जे बराबर होता है 10 की पावर प्लस 7 अर्ज के। ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप एफपीएस में देखते हो, ब्रिटिश वालों के मुताबिक इन एफपीएस सिस्टम, तो बेटा लोगों ने याद रखना यूनिट ऑफ वर्क जो है इज फुट पाउंड। क्या यूनिट इस्तेमाल की जाती थी, फुट पाउंड, एलबी पाउंड के लिए ट्राई कर लेंगे ना, ये भी यूनिट इस्तेमाल की जाती है किसके लिए, स्पेशली वर्क के लिए जो डिजाइन की गई है यूनिट। अच्छा ये ब्रिटिश वाले भी हैं, ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, ये ब्रिटिश वालों का, ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है बेटा, आप लोग जानते हैं थोड़ा सा। तो ये तो वर्क की यूनिट्स की बात हो गई। अब वर्क स्केलर भी है, और तो वर्क के लिए बेटा वर्क डिपेंड कर रहा है, 3 पॉसिबल वेज हैं कि वर्क हमारे पास आ सकता है जी पॉजिटिव। वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा बेटा। कब, जब हमारे पास ये जो एंगल थीटा है
ये 0 से बड़ा हो और 90 से कम हो, अच्छा 0 के बराबर भी ले सकते हैं, मैक्सिमम वर्क वाली बात। और ये जो एंगल है बेटा, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये 270 से बड़ा हो और लेस देन और इक्वल टू 360 आ जाए, तो तब इन एंगल्स के ऊपर वर्क क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ये ध्यान में रखना है। फिर हमारे पास आ जाता है डियर स्टूडेंट्स कि वर्क नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव वर्क कैसे होता है बेटा, कि जब एंगल जो है वो इन बिटवीन हमारे पास 90 और 270 डिग्री आ जाए, मतलब जिन पर वो इक्वलिटी नहीं है, तो वर्क क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव वर्क बेटा एक स्पेशल केस है, जैसे रेजिस्टिव फोर्सेस होती हैं, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्सेस, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्सेस, ये नेगेटिव होता है। फ्रिक्शनल फोर्सेस आप कह सकते हैं, ग्रेविटी भी नेगेटिव वर्क कर सकती है, ग्रेविटी भी नेगेटिव वर्क कर सकती है बेटा, ये भी ध्यान में रखें, ग्रेविटी भी नेगेटिव वर्क कर सकती है। कैसे कर सकती है ग्रेविटी, वो भी आप जानते हैं कि हम बॉडी को ऊपर ले जा रहे हो, फासला ऊपर को तय हो रहा हो, हम कह नहीं वर्क ग्रेविटी कर रहे हैं नीचे को, तो ये वर्क भी क्या लिया जाएगा जी, नेगेटिव लिया जाएगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी की बात जब हम करेंगे। और वर्क बेटा जीरो भी हो सकता है, वर्क जीरो भी हो सकता है। कब होगा, जब एंगल इक्वल टू 90 डिग्री हो और एंगल या 270 का हो, तो तब वर्क क्या होगा बेटा, जीरो होगा। और जीरो वर्क कौन करती है जी, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स करती है। कौन सी फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रल फोर्स जो होती है वो कितना वर्क करती है जी, जीरो वर्क हमें करा के देते हैं, क्योंकि उनमें हमेशा एंगल जो है वो फोर्स का एंगल, सेंट्रीपिटल फोर्स का एंगल इंस्टैंटेनियस डिस्प्लेसमेंट पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 के एंगल बनाता है जो हर वक्त एंगल दायरे में घुमाने वाली फोर्स, तो तब उसमें वर्क कितना हो रहा है बेटा, ओवरऑल वर्क जीरो हो रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमें कितना वर्क करके दे रही है, जीरो वर्क करके दे रही होती है। कोशिश कर लेंगे ना इंशाल्लाह। तो ये सादा सा है हमारे पास, उम्मीद है समझ आ रही होगी बेटा, शाबाश, इसका स्क्रीनशॉट ले ली। अब आ जाते हैं बेटा थोड़ा सा वर्क को देखते हैं कि ग्राफिकली भी हम वर्क को जाहिर करते रहते हैं, ग्राफ से भी हम वर्क को जाहिर करते हैं, कैसे करते हैं वो भी आप देखें। हमारे पास वर्क के लिए एक छोटा सा हम ग्राफ बनाते होते हैं, और वो होते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। इसका बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो अगर आप फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की बात करेंगे, ग्राफ मीन लाइनों से जाहिर करना, तो फिर तो आसान है जी, आसान है। ये हमारे पास फोर्स है जो किधर जानी चाहिए, वाई एक्सिस में, ये डिस्प्लेसमेंट इधर किसको जाना चाहिए, फोर्स को। और हमने बात करनी होगी इसमें लाजिम बात है स्लोप की, है ना। तो बेटे लोग अगर आप स्लोप का सोचेंगे, स्लोप इसका, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का स्लोप अगर आप सोचेंगे तो ये होता है वाई एक्सिस या चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। वाई में जा रहा है फोर्स, नीचे आ रही है डिस्प्लेसमेंट, स्लोप। बेटा तो ये तो हुक्स कांस्टेंट है हमारे पास, ये तो के बराबर है, के हुक्स कांस्टेंट, हुक्स का कांस्टेंट है, या जिसे आप स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हो, ये तो स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर आ जाता है स्लोप। अगर आप एरिया की बात करते हो, एरिया, एरिया ऑफ एफ एस ग्राफ, तो बेटा एरिया होता था हमारे पास, अगर आपको एरिया याद हो, एरिया ऑफ ग्राफ अगर याद हो आप लोगों को, तो वो होता है वाई एक्सिस मल्टीप्लाई एक्स एक्सिस। बेटा सादा सा अगर नहीं देखी तो मैंने वो वीडियो बनाई हुई है, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन की, उसको जरा देख लें। स्लोप होता है वाई एक्सिस चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, और एरिया होता है जी उन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई कर लें जी। मल्टीप्लाई में कौन है, फोर्स पे डिस्प्लेसमेंट, तो एफ एस, तो ये तो बराबर हो गया वर्क के, तो किसके बराबर है जी, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो है वो किसके बराबर आया जी, किसके बराबर है, वर्क के। तो ये जो एरिया अंदर कवर होगा, स्लोप तो हो जाएगा के की, और एरिया जो होगा अंदर वाला एरिया, ये किसके बराबर आया, वर्क के। तो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो होता है बेटा वो किसके बराबर है, वर्क के। ये आपको याद रखना है, ट्राई कर लेंगे नहीं इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास आ गया जी, एरिया अंडर एफ एस ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कर पाएंगे बेटा।
ये थोड़ा सा आपने याद रखना। अगर कांस्टेंट फोर्स काम कर रही है बेटा, कांस्टेंट फोर्स वर्क कर रही है, तो हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास ऐसे आ रहा है बेटा, ऐसे आ रहा है ऐसे, तो ये होगा जी वर्क इज डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क इज डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कब? व्हेन लाइन जो है पैरेलल हो टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस इन एफएस ग्राफ। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में एफडी भी लिखा जाता है ना बेटा, फोर्स एफएस लिखे एफडी लिखे, आपकी मर्जी है डिस्प्लेसमेंट को, तो बेटा ऐसा भी लिखा जा सकता है हमारे पास। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा कि जी ये जो लाइन है ये कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन बता रही है। कोशिश कर लेंगे ना इंशाल्लाह। अगर ये लाइन थोड़ी सी मुड़ी हुई होती तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, जिसमें फोर्स भी तब्दील होगी, डिस्प्लेसमेंट भी तब्दील हो सकती है, एंगल भी डिफरेंस हो सकता है। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है तो मोस्टली चांस होता है कि डिस्प्लेसमेंट भी सेम रहेगी, एंगल भी एक जैसा रहेगी, ये भी चांस बहुत ज्यादा हो जाता है, पॉसिबल भी हो जाता है फोर्स अगर कांस्टेंट हो तो ग्राफ भी कर लाएंगे इंशाल्लाह। अब आ जाती है जी इनके एमसीक्यूज कहते आते रहते हैं। चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है बेटा तो इसके एमसीक्यूज भी डॉट प्रोडक्ट के मुताबिक आने चाहिए। हाँ, इसके एमसीक्यूज मैंने डॉट में इसलिए नहीं कराए थे, डॉट प्रोडक्ट में भी इसके आ सकते थे, इसलिए नहीं कराए थे कि मैंने कहा इधर दोबारा कराने होंगे इसकी एग्जांपल, उधर क्यों दूं, तो इधर से ही आप उसका कंसेप्ट ले लें। एमसीक्यूज इसका आता है बेटा फोर्स। अच्छा ये देखिए बेटा, एक बात हमेशा याद रखें ना, जब हम कहते हैं ना कि वर्क डन जीरो होता है, मैक्सिमम वर्क कब होता है आप लोग जानते हैं। इधर देखें, अभी आप लोगों को बताया कि जी मैक्सिमम वर्क कब लेना है, आप लोगों ने ये देख लें। वर्क हमारे पास मैक्स होता है जब हमारे पास एफ एस आए, मतलब फोर्स पैरेलल हो डिस्प्लेसमेंट के, एंगल कितने का ले लें, जीरो का, है ना। तो जिधर फोर्स है डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरफ हो रही हो तो मैक्सिमम वर्क आ जाता है। मिनिमम का आ जाता है, मिनिमम कब आता है, मिनिमम होता है जीरो जब फोर्स परपेंडिकुलर हो डिस्प्लेसमेंट की। हाँ, परपेंडिकुलर कब होता है बेटा, जब आप कोई चीज उठा के बेटा जा रहे हो ना, जैसे पेन को मैं उठा के जा रहा हूँ, देखिए सही जी, मैं ऐसे पेन को उठाया हुआ है, पेन का फोर्स किधर को लग रहा है, वेट किधर को, नीचे को, मेरा हाथ किधर को फोर्स लगा रहा है, ऊपर को, नॉर्मल फोर्स। बेटा अब मैं इसे ऐसे उठा के जा रहा हूँ, ये जा रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट किधर को है, आगे को, फोर्स किधर को लगा रहा हूं, ऊपर को, कितने का एंगल आ गया जी, परपेंडिकुलर आ गया। परपेंडिकुलर में कितना हो गया, थीटा कितने का जी, 90 का। आप लोग जानते हैं वर्क के लिए हो जाता है जी एफ एस और कोसाइन ऑफ 90, तो एफ एस कोसाइन 90 जीरो, तो वर्क हो गया जीरो। तो जब कोई चीजें हम उठाकर, ऐसे उठाकर, मतलब मैंने पानी की बाल्टी उठा के जा रहा हूं, अपना बैग उठा के आप लोग जा रहे हो ऐसे, या कॉपी उठाकर आप जा रहे हो ऐसे सीधा जा रहे हो, फोर्स आप ऊपर को लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट ऐसे कर रहे हो, ऐसे तय करा रहे हो, तो इसका मतलब है आप लोगों के दरमियान कितने का एंगल आ रहा है, 90 का। 90 का मतलब आप कितना वर्क कर रहे हो, कोई वर्क नहीं कर रहे हो, जीरो वर्क होता है जी। लफ्ज याद रहेगा, जब परपेंडिकुलर आप कराएं तो ये मिनिमम वर्क होता है, जो जीरो वर्क भी आप कह सकते हैं, मैक्सिमम होगा जब पैरेलल ले लेंगे। अब जब आपसे कह देता है जी कि मुझे निकाल के दे, वर्क निकाल के दे जी, एमसीक्यूज कैसा आ सकता है इसका बेटा, a force of 30 Newton acts on a body at angle of 30 degree and displace the body through displacement of 5 meter. So work done will be, तो वर्क कितना होगा बेटा, वर्क निकाल के दे दो उसे, तो आसान हो गया आप लोगों के लिए। कैसे हो गया जी, आप जानते हैं W इज इक्वल टू एफ एस और कॉज ऑफ थीटा, कर लेंगे जी, तो हमारे पास है जी, फोर्स भी है,
फोर्स 30 की, एंगल 30 का, 5 मीटर फासला, ये हो गया 35 और कोसाइन ऑफ 30 ये हो गया 150। कोसाइन 30 कितने को हो जाता है बेटा? 0.866 का मल्टीप्लाई करें उतने जूल वर्क कर लेंगे ऐसा। या कह दे इन द डायरेक्शन कह दे, तब भी आपके पास आसान हो गया कि इन द डायरेक्शन कह दे, एंगल लिखने की जरूरत नहीं, मैक्सिमम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नहीं कंपोनेंट फॉर्म में दे देते आप लोगों को बेटा, तो कंपोनेंट फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। वो आपको ऐसा भी कह सकता है ये जी अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, ठीक हो गया जी। निस्बत ले लेनी है आप लोगों ने। अच्छा ये तो आसान से मैं कहता हूँ, ये आपको ट्राई कर लेना। मैं थोड़ा वेक्टोरियल फॉर्म, अ फोर्स ऑफ F इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 2k acts on the body and displays the body through displacement। d कर दीजिए, हमारे पास हो गया i प्लस 4j माइनस 3k। तो वर्क डन बाय द फोर्स विल बी, कैसे आ सकता है बेटा? आपको एक फोर्स दी गई है और एक डिस्प्लेसमेंट दी गई है, और वर्क होता है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट एफ डी। याद आया ना? फोर्स हमारे पास एस पे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को आपकी मर्जी है लिख लीजिए। तो ये तो 2i प्लस 3j माइनस 2k, डॉट में ज़रब खाएगा किसके साथ बेटा? i प्लस 4j माइनस 3k, मल्टीप्लाई करें तो ये तो 2 आ जाएगा, प्लस 12 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा कितना? 20 जूल का। ट्राई कर लेंगे ना। इस तरह का एमसीक्यू फोर्स आ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट फॉर्म में दे दे, डॉट प्रोडक्ट सिंपल सा उसका लो तो आपको वर्क मिल जाएगा। अगर ऐसा ना आया तो फिर ऐसे आ सकता है बेटा, ऐसे दे सकते हैं वो आपका एमसीक्यूज। ये देखिए वो आपका एमसीक्यूज ऐसा भी दे सकता है बेटा, a force acts on body and displays the body from 2 3 4 to 6 7 8 point, then work done by force is, ये आसान है बेटा, आप मजेदार कर ले। हमारे पास एक मसला आ गया कि अब थोड़ा सा सोल्यूशन में उन्होंने 2 पॉइंट्स दे दिए। एक बेटा पॉइंट 1 है ये वाले 2 3 और 4 वाला, और दूसरा पॉइंट कौन सा है बेटा लोगों के पास? 6 7 और 8। ईमानदार हो, समझ तो आ रही होगी नहीं? चल देखिए मेरे से तो आसान सा है। डिस्टेंस फार्मूला से आप वेक्टर बनाएं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाएं, आसान सा। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसा है कि जी दूसरे पॉइंट में से पहले को माइनस करें तो 6 माइनस 2 डायरेक्शन ऑफ i प्लस 7 माइनस 3 डायरेक्शन ऑफ j प्लस 8 माइनस 4 डायरेक्शन ऑफ k। तो क्या आया डियर स्टूडेंट्स के पास? ये तो आ गया जी 4i सारे 4 में प्लस 4j प्लस 4k, ये डिस्प्लेसमेंट आ गई। वर्क आसान है जी, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट है ना। ये हमारे पास क्या आया बेटा? तो फोर्स आपको दी गई है कि जी i प्लस j प्लस 4k, और डॉट में ये ज़रब खा रहे हैं 4i 4j प्लस 4k यूनिट वेक्टर फॉर्म में बेटा। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 16, तो ये भी कितना है? 24 जूल का वर्क।
बेटा कर पाएंगे, या तो ऐसी शक्ल में दे देगा आप लोगों को, या फिर वो ऐसे पॉइंट फॉर्म में देगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कम ले गए हैं तो कितना वर्क हुआ, ये वर्क निकाल के दे दे। तो बेटा ये भी आप निकाल के दे सकती हो, ट्राई कर लेंगे ना इंशाल्लाह। उम्मीद है समझ आ रही होगी बेटा, आसान सा एमसीक्यू, वर्क का तो बहुत आसान एमसीक्यूज होते हैं। अच्छा, वर्क डन जो है ना, अगर रास्ते पर डिपेंड ना करे तो ये कंजर्वेटिव फील्ड से होता है। कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, अगर डिपेंड कर रहा है तो फिर ये नॉन कंजर्वेटिव होता है। ये कि अगर वर्क डन जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ अगर है ना, दैट इज, तो देन फील्ड जो होगी विल कंजर्वेटिव फील्ड कंजर्वेटिव होगी, और फोर्स जो होगी इज कंजर्वेटिव फोर्स। जब रास्ते पर वर्क क्या ना करे, डिपेंड ना करे। बेटा ऐसे कह रहा हूं कि वर्क डन आप जरा देखेंगे ना, अगर आप लॉन्गर पाथ पर करेंगे ना, और जितना वर्क आप शॉर्ट पाथ पर करेंगे, ये दोनों का वर्क आपस में जवाब क्या आएगा, बराबर आएगा। तो इसे हम कहते हैं वर्क जो है वो रास्ते पर डिपेंड नहीं, चाहे शॉर्टकट जाए, चाहे लॉन्ग तरीके से आए, लंबे रास्ते से आए, चाहे शॉर्ट रास्ते से आए, वर्क जो है उससे कोई फर्क ना पड़े। समझ जाओ तब वर्क कहां पर हो रहा है, कंजर्वेटिव फील्ड में काम कौन कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स। या फिर हम कह देते हैं, इसको हम ऐसे भी कहते हैं जिसमें टोटल वर्क डन अगर क्लोज पाथ में, क्लोज पाथ याद है ना, जिसका स्टार्ट और एंड एक ही हो, जीरो आ जाए, तब भी कंजर्वेटिव होता है। अगर ये चीज नहीं पूरी हो रही, मतलब ये काम नहीं पूरा हो रहा है बेटा, मतलब ये नहीं पूरा हो रहा कि वर्क जो है हमारे पास, ये जो लॉन्ग पाथ वाला है वो बराबर नहीं है, वर्क जो है वो किस वाले के, शॉर्ट पाथ वाले के, या फिर टोटल वर्क जो है वो क्लोज पाथ वाला क्या नहीं है, जीरो नहीं है बेटा। तो फिर ये तो डेफिनेशन है बेटा लोगों के पास नॉन कंजर्वेटिव फील्ड की। बेटा किसकी, ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होगा। लफ्ज याद नहीं करो, फोर्स भी क्या होगी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगी। तो बेटा उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे इंशाल्लाह। वर्क के एमसीक्यूज भी आप लोग कर पाएंगे, वर्क से जुड़े हुए क्वेश्चन अगर आ जाए एमसीक्यूज के, थ्योरेटिकल आ जाए एमडी कैंट के अंदर, उम्मीद है वो भी आप लोग कर पाएंगे इंशाल्लाह। आज के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।